परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये अल्पकालीन उत्पादन फलन पर कार्य करता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन पर कार्य करने का तात्पर्य यह होता है कि अल्पकाल में हमने कल देखा कि सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, केवल कुछ ही उत्पादन के साधन होते हैं जो अल्पकाल में परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए मान लीजिए जब हमारा उत्पादन Q है, Q उत्पादन को प्राप्त करने के लिए मेरे पास कई साधन है, K है और L है, लेकिन K को मैं अल्पकाल में नहीं बढ़ा पाता हूं, अर्थात अल्पकाल में मैं पूंजी को नहीं बढ़ा सकता हूं। केवल श्रम को बढ़ा करके मैं उत्पादन को बढ़ाना चाहता हूं। तो हमारे पास फलन हो जाता है Q इज द फंक्शन ऑफ L प्राप्त हो जाता है, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि यदि मुझे उत्पादन बढ़ाना है तो L का मान बढ़ाना होगा, जिससे मुझे उत्पादन अधिक बढ़ता हुआ प्राप्त होगा। क्योंकि अल्पकाल है, अल्पकाल में मैं उत्पादन के कुछ एक साधनों को ही बढ़ा सकता हूं, अन्य साधनों को नहीं बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मुझे निश्चित ट्रेंड दिखाई पड़ा, परिवर्तन दिखाई पड़ा, उसे मैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम की संज्ञा देता हूं। क्योंकि कोई भी उत्पादन हो, चाहे मछली पालन उत्पादन आप ले लीजिए, चाहे कपड़ा उद्योग ले लीजिए, चाहे चीनी उद्योग ले लीजिए, कोई भी उद्योग जहां पर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में ये नियम मुझे दिखाई पड़ा, ये प्रवृत्ति मुझे दिखाई पड़ी कि जब परिवर्तनशील साधन को मैं बढ़ा रहा था तो उत्पादन में एक विशेष प्रकार की बढ़ने की प्रवृत्ति मुझे दिखाई पड़ी। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसे हम अल्पकालीन उत्पादन का नियम भी कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्पकालीन उत्पादन फलन के साथ ऐसा हो रहा था। अल्पकालीन उत्पादन फलन के साथ ऐसा हो रहा था, अर्थात अल्पकालीन उत्पादन फलन वो फलन होता है जिसमें ये एक उत्पादन फलन है। अब ये अभी मैं नहीं बता सकता कि ये उत्पादन फलन अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन, लेकिन जब उत्पादन फलन को मैंने स्टडी किया तो अल्पकाल में मैंने पूंजी जिसमें K डैश का मान मैं नहीं बढ़ा पा रहा था, केवल L का मान बढ़ा पा रहा था, अर्थात L में यदि मैं परिवर्तन कर रहा था तो उसके परिणाम स्वरूप Q का मान भी लगातार परिवर्तित हो रहा था। अर्थात अल्पकालीन उत्पादन फलन मुझे Q इज द फंक्शन ऑफ L के रूप में प्राप्त हुआ। जैसे जैसे मैंने L का मान बढ़ाता गया वैसे वैसे Q का मान बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैं L का मान एक निश्चित अनुपात में, मतलब श्रम को एक निश्चित अनुपात में बढ़ा रहा था, निश्चित अनुपात में बढ़ा रहा था, तो Q का मान एक विशेष प्रवृत्ति में बढ़ रहा था। यानी Q मतलब उत्पादन एक विशेष प्रवृत्ति, ट्रेंड जिसको बोलते हैं, प्रवृत्ति में बढ़ रहा था। तो ये मुझे जो श्रम में वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन में वृद्धि मुझे दिखाई पड़ रही थी वो स्पेशली कंडीशन में थी। इस नियम को मैंने क्या कह दिया? इसी नियम को मैंने अल्पकालीन उत्पादन का नियम कह दिया, क्योंकि मुझे एक विशेष प्रकार का संबंध उत्पादन तथा श्रम के मध्य प्राप्त हुआ। इसीलिए मैंने इसे अल्पकालीन उत्पादन का नियम कह दिया। या हम इसे कह सकते हैं कि मैंने इसे क्या कह दिया, अल्पकालीन उत्पादन का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम, मैंने इसे कह दिया। तो जब अल्पकालीन उत्पादन फलन में मैं परिवर्तनीय चर L को बढ़ा रहा था तो Q में एक विशेष प्रवृत्ति में वृद्धि दिखाई पड़ी, यानी एक विशेष टाइप से इसमें वृद्धि हो रही थी। तो इसके बीच के रिलेशनशिप को हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन का नाम दिया।
अल्पकालीन उत्पादन फलन, हम ये देखते हैं कि अल्पकाल में Q का जो मान होता है वो, यानी कोई भी उत्पादन फलन जो होता है वो K, L और आपके उत्पादन के कई साधन होते हैं। हमने कल के नोट्स में भी आपको रिप्रेजेंट किया कि क्लासिकल अप्रोच अलग कहता है, वो कहता है उत्पादन के दो या तीन, लेकिन वास्तव में जो क्लासिकल की हम बात करें, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के दो ही साधन को मुख्य माना है, श्रम तथा भूमि। क्यों? क्योंकि उस समय भूमि पर श्रम लगाकर खेती की जाती थी इसलिए। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन उत्पादन के साधनों को 5 माना है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये प्रवृत्ति देखने को मिली कि जब अर्थव्यवस्था में एल का मान हम बढ़ा रहे थे तो क्यू में परिवर्तन हो रहा था, एक निश्चित ट्रेंड में, प्रवृत्ति में। ट्रेंड वर्ड यूज करना होता है इसमें। ट्रेंड का मतलब होता है विशेष दिशा में या एक विशेष कंडीशन में परिवर्तन हो रहा था। इससे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा दे रहे थे। अब याद रखिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन में 3 प्रकार का मुझे ट्रेंड दिखाई पड़ा। जब मैंने एल में परिवर्तन किया, श्रम में परिवर्तन किया, तो श्रम में एक निश्चित रेशियो में, निश्चित रेशियो का मतलब पहले मैंने श्रम 1 लगाया, फिर मैंने श्रम 2 लगाया, फिर श्रम मैंने 3 लगाया, फिर मतलब एक निश्चित रेशियो में जब मैं श्रम को बढ़ा रहा था तो उसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ में क्यू का मान तेजी से बढ़ रहा था। प्रारंभ में जब मैं श्रम का मान एक निश्चित रेशियो में बढ़ा रहा था तो उत्पादन में जो वृद्धि की प्रवृत्ति मुझे मिली वो बढ़ते दर से मिली। इसलिए मैंने इसका नाम रखा इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ या वृद्धिमान उत्पादन का नियम, इस पर रखा गया। अर्थात मुझे प्रवृत्ति क्या मिली कि जब मैंने श्रम की मात्रा 1 लगाई तो उत्पादन मुझे 1 गुना मिला, लेकिन जैसे मैंने श्रम की मात्रा को दुगुना कर दिया, एल का मान मैंने दुगना कर दिया, एल को मैंने दुगना बढ़ाया, तो उत्पादन मेरा 2 गुना हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्पादन मुझे 3 गुना प्राप्त हो रहा था। जब मैंने श्रम की मात्रा को 3 गुना बढ़ाया तो उत्पादन मुझे 4 गुना प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन उत्पादन मुझे 3 गुना प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे उत्पादन 5 गुना प्राप्त हो रहा था। तो इसको हमने वृद्धिमान उत्पादन का नियम कहा कि जैसे जैसे परिवर्तनशील चर को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, परिवर्तनशील चर को बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन उस अपेक्षा तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ी। इसलिए पहला स्टेज को हमने कहा उत्पादन वृद्धिमान नियम, अर्थात इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, इसका नाम रखा गया। अर्थशास्त्रियों ने इसका नाम इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ नाम रखा। दूसरा ट्रेंड था कि जब हम और अधिक श्रम की मात्रा बढ़ाए, जब श्रम की मात्रा और अधिक बढ़ाए तो श्रम की मात्रा अधिक बढ़ाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, जब मैंने श्रम की मात्रा को दोगुना कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो उत्पादन भी मुझे 2 गुना प्राप्त हुआ। जब मैंने श्रम की मात्रा को 3 गुना बढ़ाया तो मुझे उत्पादन भी 3 गुना प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा कि जिस अनुपात में मैं श्रम बढ़ा रहा हूं उसी अनुपात में मुझे क्यू यानी उत्पादन प्राप्त हो रहा है। अर्थात मैंने इसका नाम रखा कांस्टेंट वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ नाम इसका मैंने रखा। स्थिर उत्पादन का नियम, ये दूसरा नियम उत्पादन फलन में, अल्पकालीन उत्पादन फलन में हमें दिखाई पड़ा। और अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कोई भी उत्पादन होगा उसका जो सेकेंड स्टेज होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर उत्पादन का नियम हो जाएगा। थर्ड हमारे पास नियम आया ह्रासमान उत्पादन का नियम, अर्थात जैसे जैसे हम लेबर की मात्रा बढ़ा रहे थे, श्रम की मात्रा बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे उत्पादन में वृद्धि तो हो रही थी लेकिन घटते दर से हमको वृद्धि दिखाई पड़ी। अर्थात जब हम श्रम की मात्रा को दूना कर दिए, श्रम की मात्रा को दूना करते हैं तो उत्पादन क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ, मात्र 1.5 गुना ही बढ़ा, मात्र 1.5 गुना बढ़ा। जब मैंने श्रम की मात्रा को
3 गुना किया तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी 3 गुना होना चाहिए था, लेकिन उत्पादन मुझे 2 गुना ही प्राप्त हुआ। तो देखिए उत्पादन लगातार मेरा पहले यहाँ 1 टाइम था, फिर यहाँ 1.5 गुना हुआ, यहाँ 2 गुना हुआ, उत्पादन बढ़ तो रहा है बट घटती दर से, इसीलिए इसका नाम, इस ऐसा ट्रेंड सबको दिखाई पड़ा, इसलिए इसका नाम था डिक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जब हम उत्पादन फलन में, अल्पकालीन उत्पादन फलन में परिवर्तनीय चर को एक निश्चित रेशियो से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, एक निश्चित रेशियो से हम बढ़ा रहे थे, निश्चित अनुपात में बढ़ा रहे थे, तो हमें उत्पादन में प्रारंभ में तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ी, फिर स्थिर वृद्धि दिखाई पड़ी और फिर घटती वृद्धि दिखाई पड़ी। अर्थात अल्पकालीन उत्पादन फलन में 3 नियम कार्य करते हैं। इसको इन्होंने यूनिवर्सल लॉ घोषित कर दिया कि ये दुनिया का कोई भी उद्योग होगा, अगर आप स्थिर चर के साथ परिवर्तनीय चर का मान बदलोगे तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ती दर से, यानी Q का मान बढ़ती दर से, यानी वृद्धिमान उत्पादन का नियम रहेगा पहला नियम। दूसरा होगा स्थिर उत्पादन का नियम आपको मिलेगा और तीसरा नियम ह्रासमान उत्पादन का नियम मिलेगा। इवन यहां तक आप अपनी लाइफ भी देख सकते हो, अपनी लाइफ में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। अब कैसे? प्रारंभ में आप अपने आप को इमेजिनेशन करिए, जब आपने 6, 7, 8, 9, 10 किया होगा तो शायद जिस अनुपात में आपके ऊपर खर्च किया जा रहा था, मम्मी पापा खर्च कर रहे थे, उससे ज्यादा अच्छा आप रिजल्ट ला करके दे रहे थे। ठीक है, अब आपको महसूस होने लगा कि लगता कि जिस अनुपात में हमारे ऊपर खर्च हो रहा उतना ही रिजल्ट हम दे रहे हैं। और एक एज के बाद 30 क्रॉस करने के बाद, 35 क्रॉस करने के बाद हमको लगता कि ह्रासमान नियम मेरे ऊपर लाइफ में लग गया है, अर्थात जितनी हम मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। लाइफ के हर पल में आप पढ़ाई पे देखिए, आप जब सुबह उठेंगे पढ़ाई करने का बहुत मन करेगा, 1 घंटे में आप लगभग 4 चैप्टर तैयार करके रख देंगे, दूसरे घंटे में और कर देंगे, लेकिन एक निश्चित टाइम के बाद आपको देखेंगे कि आपके अंदर स्थिर हो जाएगा, फिर जिस अनुपात में पढ़ेंगे केवल उतना याद होता है, और लास्ट में आपको होता है जितना आप 2 घंटे पढ़ते हैं एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार तीनों नियम आपकी लाइफ के साथ भी लागू होते हैं। तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉ बन गया। यूनिवर्सल लॉ का तात्पर्य हुआ कि पूरे उद्योग, जो वर्ल्ड में सारे उद्योग थे, उसमें यही 3 नियम अल्पकाल में लागू हुए, इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्पकालीन उत्पादन, अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम या उत्पादन के नियम, या हम कहेंगे परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अर्थात जिस अनुपात में परिवर्तनीय साधन एल को परिवर्तित कर रहे थे, उस अनुपात से प्रारंभ में, मैंने वर्ड यूज किया, ध्यान से देखना, जब मैं परिवर्तनीय साधन श्रम को बढ़ाता हूं तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ती दर से प्राप्त होता है, मध्य में जिस अनुपात में श्रम को बढ़ाता हूं उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त होता है, इसे हम स्थिर स्थिर परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। और लास्ट में मुझे था कि जैसे जैसे मैं परिवर्तनशील चर एल को बढ़ाता गया, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन उस अनुपात से कम अनुपात में बैठ गया। आपका बचपन होता है, आप बचपन में इतने एनर्जेटिक होते हो कि पूरा दिन कार्य कर लेते हो, कभी कभी बिना खाना खाए, लेकिन जब आप मिड एज में आ जाते हो तो जिस अनुपात में काम करते हो, उस जिस अनुपात में खाना खाते हो उसी अनुपात में काम करते हो। और बुढ़ापे में आपने देखा होगा, लाइफ में जब आप वृद्धावस्था में होते हो, पूरा दिन रेस्ट करने के बाद भी थोड़ा काम करने से हम लोग थक जाते हैं। तो शायद मेरी लाइफ में भी यही थ्योरी काम कर रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये 3 नियम है। आज मैंने 3 नियम आपको बताए, वृद्धिमान उत्पादन का नियम, इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, कांस्टेंट वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, स्थिर उत्पादन का नियम एंड ह्रासमान उत्पादन का नियम। इन्हीं तीनों नियम को आज हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन। एक मैं इंडस्ट्री का एग्जांपल लेकर के इनको टेस्ट करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा ऐसा क्यों होता है।
ऐसा क्यों पाया जाता है कि प्रारंभ में वृद्धिमान नियम कार्य करता है, फिर स्थिर नियम कार्य करता है, फिर ह्रासमान नियम कार्य करता है? इसका मैं रीजन स्पष्ट करूंगा। क्यों ऐसा हमारे लाइफ के साथ, क्यों हमारे इंडस्ट्री के साथ ऐसा बिहेवियर होता है, और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं वो भी डिफाइन करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार का उत्पादन मुझे प्राप्त होता है। प्रारंभ में कुल उत्पादन, जिसको हम क्यू बोलते हैं। क्यू जो होता है वो एल का फलन होता है। जैसे जैसे लेबर को, नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाते चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ता चला जाता है। प्रारंभ में तेजी गति से बढ़ता है, फिर स्थिर गति से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है। तो ये मैंने अभी आपको प्रूफ अभी बताया कि लेबर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, लेबर बढ़ाने के परिणाम स्वरूप टोटल प्रोडक्शन भी कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, जिसको हम टीपी के नाम से जानते हैं, टोटल प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है। दूसरा नियम था कि जब मैंने टोटल प्रोडक्शन को, जब आप टोटल प्रोडक्शन को, कुल उत्पादन को नंबर ऑफ लेबर से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दोगे, तो हमें एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा, ये याद रखना। तो यानी एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ लेबर। यानी जो ये आपको टोटल उत्पादन मिला है, टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है, यदि इसको श्रम की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक लेबर लगाया, यहाँ पर मैंने एक लेबर लगाया, और एक लेबर लगाने से मुझे टोटल प्रोडक्शन कितना मिल रहा है? टोटल प्रोडक्शन मुझे मिल रहा है कितना? 10 का। ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए आप क्या करिए, एक लेबर लगाने से है तो एवरेज प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन अपॉन नंबर ऑफ लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 10। 10 में से एक को डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्शन भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो औसत उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप कुल उत्पादन को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। अगली बात है सीमांत उत्पादन कैसे निकलेगा। सीमांत उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुल उत्पादन सारणी की आप हेल्प लेंगे, और कुल उत्पादन में अगली इकाई को पूर्व इकाई से घटा देंगे। फिर से अगली इकाई को, यानी नेक्स्ट इकाई, ये नेक्स्ट इकाई है, इस नेक्स्ट इकाई को पूर्व की इकाई से घटा देंगे तो आपको सीमांत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात एक एडिशनल नंबर ऑफ लेबर लगाने से जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे एक लेबर मैंने लगाया तो उत्पादन कितना हुआ? 10। क्या टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 10। मैंने 2 लेबर लगाया तो उत्पादन कितना हुआ? मान लीजिए हो जाता है 20। अब आपसे मैं कहूं कि चलो एवरेज प्रोडक्शन निकालो, तो एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए हमने अभी आपको बताया कि टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर दो। तो पहला टोटल प्रोडक्शन कितना है? 10। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, इस 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा पहली यूनिट पे? 10। लेकिन दूसरी यूनिट पे आप टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो 20 है, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। और इसी प्रकार मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए जो नेक्स्ट इकाई है 20 में से पूर्व की इकाई को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है। 20 में से पूर्व की इकाई को माइनस कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ फार्मूला ऐसे होना चाहिए, n-1, ये ऐसे फार्मूला होगा। हाँ, पूर्व की इकाई से माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका देखिए सेकेंड क्या है? 20, 20 माइनस 10। अभी मैं इसको और स्पष्ट करता हूँ। ये स्पष्ट करने के लिए मैंने एक टेबल ली। अब इस टेबल को आप केयरफुली देख लो, कि मैं आपके इसमें अभी आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं उसको और क्लियर कर दूं। एक उद्योग है, मैंने उसमें नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाता गया। जब मैंने पहला लेबर लगाया तो मुझे कुल उत्पादन कितना प्राप्त हुआ? 10।
जब मैंने दूसरा लेबर लगाया तो उत्पादन मुझे क्या प्राप्त हुआ, 22 उत्पादन प्राप्त हुआ। जब मैंने तीसरा लेबर लगाया तो मुझे कुल उत्पादन कितना प्राप्त हुआ, 34। जब मैंने चौथा लेबर लगाया तो मुझे कुल उत्पादन कितना प्राप्त हुआ, 50। जब मैंने पांचवा लेबर लगाया तो मुझे कुल उत्पादन प्राप्त हुआ 70। जब मैंने छठवां लेबर लगाया तो कुल उत्पादन प्राप्त हुआ 90। सातवां लेबर लगाया तो 100। आठवां लेबर लगाया तो 100। नाइन्थ लेबर लगाया तो 90। ये मुझे कुल उत्पादन के डेटा प्राप्त हुए कोई इंडस्ट्री से, जहां पर जैसे जैसे उस इंडस्ट्री वाले ने लेबर की संख्या बढ़ाई उसके परिणामस्वरूप ये उत्पादन उसको मिलता। ये डेटा मुझे मान लीजिए मिला एक इंडस्ट्री से। अब मैं निकालना चाहता हूं इस टोटल प्रोडक्शन की हेल्प से, एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन को मैं जानता हूं कि टोटल प्रोडक्शन में से नंबर ऑफ लेबर को डिवाइड कर दीजिए, ये टोटल प्रोडक्शन बटे लेबर कर दीजिए, तो आपको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। 10 टोटल प्रोडक्शन है, इसको नंबर ऑफ लेबर कितने, 1 से डिवाइड करोगे तो औसत उत्पादन कितना आएगा, 10। दूसरा 22 को आप जब डिवाइड करोगे 2 से, 22 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो औसत उत्पादन कितना आएगा, 11। क्लियर है। जब आप 35 को, मैं चलिए इसको लिख भी देता हूं, 35 को 3 से डिवाइड करोगे, देखिए ये आपका है टोटल प्रोडक्शन और ये आपका है नंबर ऑफ लेबर। टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड करते हैं तो मुझे थर्ड यूनिट का औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो ये मुझे प्राप्त हो जाता है 11.6। जब मैं 50 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है 12.5। जब मैं 70 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे उत्पादन जो प्राप्त होता है वो 14 प्राप्त होता है। जब मैं 90 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 90 को 6 से डिवाइड करने से मुझे औसत उत्पादन प्राप्त होता है 15 का। जब मैं 100 को 60 से डिवाइड करता हूं तो मुझे उत्पादन प्राप्त होता है 14.2। जब मैं 100 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मुझे औसत उत्पादन प्राप्त होता है 12.5। जब मैं कुल उत्पादन को 90 को 9 से डिवाइड करता हूं तो औसत उत्पादन प्राप्त होता है 10। इस प्रकार आप औसत उत्पादन की गणना कर सकते हैं। ठीक, अब आती है बात सीमांत उत्पादन कैसे निकलेगा। तो सीमांत उत्पादन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि सीमांत उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुल उत्पादन की पूर्व की इकाइयों से घटाया जाता। आई एम जस्ट रिपीटिंग, कुल उत्पादन की गणना के लिए आपको इसे पूर्व की इकाइयों से घटाना होगा। ठीक है, तो जैसे Tn -1, Tn आपका क्या हो जाएगा, -Tn -1, ये आपका नेक्स्ट इकाई। आपका पूर्व की इकाई कितनी हो जाएगी, Tn -1, ये आपका हो जाएगा -Tn, यानी अगली इकाई से पूर्व की इकाई को आपको माइनस करना होगा। अब चलिए देखिए क्या होगा। पहली इकाई में सीमांत उत्पादन तो वही होगा, पहली इकाई में मैं कलर चेंज करता हूं तो आपको क्लियर होगा। देखो ये आपके पहली इकाई है 10, तो सीमांत उत्पादन 10 होगा क्योंकि इसकी कोई पूर्व की इकाई नहीं है, तो इसलिए सीमांत उत्पादन 10 होगा। जब मैं दूसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन की गणना करता हूं तो दूसरी इकाई पर सीमांत उत्पादन ये 22 टोटल उत्पादन होगा, इसकी पूर्व की इकाई कितनी है 10, तो 22 से 10 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 12। अब थर्ड इकाई पर, तीसरी इकाई पर उत्पादन कितना है 35, 35 को पूर्व की इकाई से माइनस कर दो, तो 35 की पूर्व की इकाई से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। फिर चौथा लेबर लगाते हैं तो कुल उत्पादन कितना हो जाता है 50, और 50 कुल उत्पादन हो जाता है, 50 को पूर्व की इकाई से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी पूर्व की इकाई से माइनस करने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ
15, यानी 50 में से 35 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर जब मैं पांचवा लेबर लगाता हूं तो पांचवा लेबर लगाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन कितना प्राप्त हुआ 70। 70 को पूर्व की इकाई से माइनस कर देता हूं तो मुझे सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हुआ 20। जब मैं छठी इकाई पर आता हूं तो छठी इकाई पर मुझे कुल उत्पादन प्राप्त हुआ 90 और 90 को पूर्व की इकाई से 70 को माइनस कर दिया पूर्व की इकाई तो मुझे उत्पादन प्राप्त हो जाता है 20। और यहाँ पर सातवीं इकाई पर मैं देख रहा हूं कि कुल उत्पादन कितना हो जाता है 100 और इसको जब पूर्व की इकाई से मैंने माइनस कर दिया तो आपका सीमांत उत्पादन कितना हो जाता है 10। जहां पर देखिए कुल उत्पादन आपका 100 है, इसकी पूर्व की इकाई से माइनस कर दिए तो हमें कितना प्राप्त हुआ 0। और फिर 9वीं इकाई पर मैं देख रहा हूं कि कुल उत्पादन आपका 90 है, इसकी पूर्व की इकाई से इसे माइनस कर देते हैं तो उत्पादन आपका हो जाता है पूर्व की इकाई से -10। ये आपकी सीमांत उत्पादन प्रवृत्ति ज्ञात करने का तरीका है। सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए अब देखिएगा सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए कुल उत्पादन की पूर्व इकाई ब्रैकेट में उत्पादन से घटाना होता है। अर्थात सीमांत उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुल उत्पादन जैसे 10 है, 10 के पूर्व की इकाई क्या है 0 तो 10 ही सीमांत उत्पादन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 लेबर लगाते हैं, 2 लेबर के बाद कुल उत्पादन बढ़कर के कितना हो जा रहा 22 तो 22 को पूर्व की इकाई 10 से आप माइनस कर दो तो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पादकता मुझे कितनी प्राप्त हुई 12। अगर मैं सीमांत उत्पादन यहीं पर बना लेता हूं और जब मैं तीसरा लेबर लगाता हूं तो तीसरा लेबर लगाने के साथ मेरा उत्पादन टोटल उत्पादन कितना बढ़ गया 35 और इसकी पूर्व की इकाई है 22 तो 35 में से अगर 22 घटाता हूं तो मुझे कितना मिलता है सीमांत उत्पादन 13। तो इस प्रकार सीमांत उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको पूर्व की इकाई से माइनस करना पड़ेगा। दूसरा औसत उत्पादन निकालने के लिए कुल उत्पादन टीपी औसत उत्पादन प्राप्त करने के लिए मैं अब रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कुल उत्पादन को श्रम की इकाइयों से विभाजित कर दीजिए। यहां पर औसत उत्पादन निकालना कुल उत्पादन कितना है 10 तो फार्मूला क्या कहता है कि टोटल प्रोडक्शन में से नंबर ऑफ लेबर को डिवाइड कर दो तो औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो एपी बराबर टीपी बाई एल मतलब कि यहाँ पे 10 है टीपी टोटल प्रोडक्शन और नंबर ऑफ लेबर 1 है तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा 10। दूसरी इकाई पर अगर मैं फार्मूला रखता हूं कि टोटल प्रोडक्शन कितना है तो दूसरी इकाई पर टोटल प्रोडक्शन है 22 और 22 में से 2 को मैं अगर भाग देता हूं तो औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है कितना 11। तीसरी इकाई में 35 है और 35 को नंबर ऑफ लेबर से जब मैं डिवाइड करूंगा 35 को नंबर ऑफ लेबर 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे औसत उत्पादन कितना प्राप्त हो जाता है औसत उत्पादन मुझे प्राप्त होता है 11.6। आप डिवाइड करके देख लेना। फिर मैं चौथी इकाई की जब बात करता हूं तो चौथी इकाई पर मुझे क्या प्राप्त होता है 50/4। क्या प्राप्त हुआ मुझे 50/4 मतलब कि मुझे प्राप्त हुआ 12.5। इस प्रकार जब मैंने पूर्व में ये टेबल बनाई है इस प्रकार मैंने औसत उत्पादन की गणना की थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न हो रहा, मैं खुद अपने मन से प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि आखिर सर ये बताइए टोटल प्रोडक्शन आपको ये कहां से प्राप्त हुआ, ये टोटल प्रोडक्शन की जो प्रवृत्ति मिली ये आपको कहां से मिली। तो इसके लिए मेरा आंसर होगा कि जब एक उद्योग में एक इंडस्ट्री में नंबर ऑफ लेबर को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया गया, ठीक है Q इज द फंक्शन ऑफ L और जब नंबर ऑफ लेबर्स को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया गया तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ती दर से प्राप्त हुआ।
चाहिए था, हो कितना जा रहा, 22। फिर तीसरी यूनिट पे 30 होना चाहिए था, मैंने नंबर ऑफ लेबर 3 किया, उत्पादन होना चाहिए था 30, लेकिन हो गया 35। चौथी इकाई में 40 होना चाहिए था, उत्पादन हो गया 50। तो ये देखिए वृद्धिमान नियम यहाँ पे काम कर रहा है, ये ट्रेंड दिखाई पड़ा, मुझे उद्योग में ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे थे, उन रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पर आपके सामने डेटा के रूप में लाया। तो पहला था इंक्रीजिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ, पहले काम किया। फिर जैसे जैसे मैंने क्या किया, उत्पादन बढ़ाता चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि जब मैं चौथे से पांचवें लेबर पर आया तो उत्पादन कितना बढ़ा, 20 का 70 हो गया। फिर मैं जब पांचवें से छठे पे गया तो उत्पादन फिर 20 का बढ़ा, तो देखो यहाँ पर भी 20 बढ़ा और यहाँ पर भी 20 बढ़ा। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ काम करने लगा। अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि जब नंबर ऑफ लेबर्स को आप बढ़ाओगे तो उसके परिणाम स्वरूप आपको प्रारंभ में वृद्धिमान आपको वृद्धिमान परिवर्तनशील अनुपात का नियम मिलेगा। मध्य में ये देखिए मध्य की कंडीशन है, आपको ये मध्य की कंडीशन है, मध्य में आपको स्थिर पैमाने का प्रतिफल, स्थिर वृद्धिमान पैमाने का स्थिर परिवर्तनशील अनुपात का नियम प्राप्त होगा। और फिर नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते हैं तो आप देखिए 90 से 100 उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा, मात्र 10। फिर यहाँ पर आठवें पर देखिए उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मात्र 0। अब यहाँ पर देखिए ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कार्य करने लगा, अर्थात डिमिनिशिंग वेरिएबल प्रोपोर्शनेट लॉ मुझे दिखाई पड़ा। ये 3 ट्रेंड्स मुझे इंडस्ट्रीज में दिखाई पड़े कि मैं जब स्थिर नंबर ऑफ लेबर के साथ काम कर रहा था तो मेरा कुल उत्पादन प्रारंभ में वृद्धिमान दर से बढ़ा, फिर स्थिर दर से बढ़ा, फिर ह्रासमान दर से बढ़ा। ये ऐसा मुझे रिजल्ट्स मिले वहां पर। इसका अगर मैं स्पष्टीकरण करूं कि वृद्धिमान नियम क्यों मिला, प्रारंभ में हम अनुकूलतम दिशा की ओर जा रहे होते हैं, अनुकूलतम दिशा की ओर जा रहे होते हैं, मुझे अनुभव मिला, मेरी स्किल इंप्रूव हुई। और याद रखना 2 टेक्निकल वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं, आप बहुत सीरियसली इसको समझना, मितव्यताएं प्राप्त हुई, मितव्यताएं प्राप्त हुई। और ये मितव्यताएं 2 प्रकार की थी, एक आंतरिक मितव्यताएं प्राप्त हुई और मुझे एक बाह्य मितव्यताएं प्राप्त हुई, जिसके कारण मेरा उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। अब ये आंतरिक मितव्यताएं क्या है, बाह्य मितव्यताएं क्या है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप दिल्ली जाओ, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, आप दिल्ली जाओ, दिल्ली में आप जाओगे, पहले दिन की कॉस्ट आपको पता है कितनी पड़ेगी, लेकिन पहले दिन की कॉस्ट की अपेक्षा जैसे जैसे आप दिल्ली को जानते जाओगे आपकी लागत लगातार कम होती जाएगी, अर्थात आप कम टाइम में ज्यादा उत्पादन कर लोगे। क्यों, क्योंकि आप दिल्ली में आंतरिक तथा बाह्य आपके अंदर दिल्ली के अनुरूप ढलने की क्षमता हो जाएगी, साथ ही साथ आप मार्केट मैकेनिज्म को जानने लगोगे। अब आप थोक सेलर के पास से सामान ढूंढ, पहले दिन आपको थोक सेलर नहीं मिलेगा, आप बहुत ढूंढोगे, फिर भी आपको नया समझ करके आपको कॉस्ट ज्यादा दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम किसी प्लेस पे रहते हैं, आंतरिक मितव्यता का मतलब होता है उस परिवेश को हमें ज्ञान हो जाता जिससे हमें लाभ हो जाता है। हल्द्वानी में जाता कोई व्यक्ति, रोड के किनारे से फल खरीद लेता है तो उसे महंगे मिलते हैं, लेकिन जब बाद में उसे फल मंडी की विषय जानकारी प्राप्त होती है तो उसे सस्ते मिलते हैं। तो वो आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं होती हैं कि जब प्रारंभ में वृद्धिमान पैमाने का, जब वृद्धिमान परिवर्तनशील अनुपात का नियम कार्य करता है तो हम अनुकूलतम दिशा की ओर जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमें आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होती है। प्रारंभ में जब स्थिर परिवर्तनशील अनुपात का नियम प्राप्त होता है तो अनुकूलतम दिशा प्राप्त हो जाती है। याद रखना, अभी अनुकूलतम दिशा की तरफ जा रहे होते हैं, प्रारंभ में अनुकूलतम दिशा की तरफ जा रहे होते हैं। स्थिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम में हम अनुकूलतम पर पहुंच जाते हैं। अब दिस इज द बेस्ट स्टेज, अब इससे बेस्ट नहीं होगा, अनुकूलतम पर पहुंच जाते हैं।
यानी बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक मशीन के साथ जितने स्किल्ड लेबर चाहिए वो आपको मिल गए। तो ये अनुकूलतम पर पहुंच गए जहां पर आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाती है। यानी अब जितना आपको मार्केट से बेनिफिट मिल रहा था, मार्केट को जानना था, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाने का तात्पर्य होता अब आपको नहीं इससे ज्यादा मिलेगा। अब आप मार्केट में घूमोगे तो टाइम लॉस करोगे और कुछ नहीं होगा। जो आपको बेस्ट थोक विक्रेता था वो मिल चुका है, जो जितना वो मार्जिन में आपको देना था वो दे चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपने उत्पादन बढ़ाया, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया, तो अब आप अनुकूलतम से दूर हटोगे, अनुकूलतम से दूर हटोगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप लागतें बढ़ेगी और आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अमितव्यताओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप पूरा दिन थोक विक्रेता ही ढूंढ रहे हो, थक जा रहे हो, पेट्रोल खर्च कर रहे हो, बट आप कोई थोक विक्रेता नहीं मिल रहा है जो उससे कम में आपको कच्चा माल दे दे, तो ये अमितव्यताओं में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आंतरिक तथा बाह्य अमितव्यता होंगी। हो सकता कि आपको लोग बेवकूफ बनाना चालू कर, देखिए दिन भर आते रहते हैं। तो वृद्धिमान परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने का मुख्य कारण है, पहला, हम अनुकूलतम दिशा की तरफ जा रहे हैं। हर चीज का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का तात्पर्य कि मशीन को फुल क्षमता से कार्य करने के लिए कुछ स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। आजकल बीटेक वालों को देख लो, ऐसे बीटेक्स मुझे मिल रहे हैं जो मशीनों पे काम नहीं कर पा रहे हैं। बीटेक पता नहीं कहते हैं, लेकिन एक आईआईटी का बीटेक देखिए, जब वो मिल जाएगा आपको तो वो अनुकूलतम दिशा की तरफ ले जाएगा, एक अच्छे से काम कराएगा। और हम आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं प्राप्त करते हैं। यहाँ पर स्थिर परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत हम अनुकूलतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। दिस इज माय बेस्ट स्टेज। इस स्टेज पर मुझे इस उत्पादन रोक देना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया मेंस में, कौन सा वो स्टेज है जहां पर एक उत्पादक को अपना उत्पादन रोक देना चाहिए। आप तुरंत बोल देना स्थिर पर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं अनुकूलतम ऑप्टिमम स्टेज पर पहुंच जाता हूं, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताएं अधिकतम हो जाती है, अब इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ये मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए एक उत्पादक को सेकेंड स्टेज के बाद उत्पादन रोक देना चाहिए, यहीं पर संतुलन बनाना चाहिए। और थर्ड स्टेज जो होता है, जब उत्पादक और लालच दिखाता है और सोचता है कि हो सकता है कि ये स्थिर अवस्था ना हो, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा जब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ाओगे, तो उसे ह्रासमान रिजल्ट प्राप्त होने लगता और हम अनुकूलतम से दूर हटने लगते हैं और वहां पर मितव्यताएं अमितव्यताओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आप भी अपने लाइफ में ऑप्टिमम में पहुंच जाओगे। आप एग्जाम की तैयारी करते रहोगे, पहले आप पीजीटी दोगे, फिर हो सकता है आप नेट जेआरएफ दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दो, फिर हो सकता है कि आप ऑप्टिमम, किसी व्यक्ति के लिए पीजीटी ही ऑप्टिमम होता है। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के लिए यूजीसी नेट ऑप्टिमम होता है और किसी व्यक्ति के लिए आईएएस ऑप्टिमम होता है। तो ऑप्टिमम स्टेज जो होती है, अभी मैं जब देखा जो गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, तो उसने कहा कि मुझे ऑप्टिमम पे पहुंचने के लिए लगभग 2 साल लग गए, मैंने प्रैक्टिस की, मुझे आंतरिक तथा बाह्य मितव्यता, अब मैंने उसका कई वीडियोज देखे यूट्यूब पे, उसने कितने घंटे केवल कसरत किया, किसके लिए, आंतरिक तथा बाह्य मितव्यताओं को प्राप्त करने के लिए। प्रैक्टिस क्या होता, आंतरिक तथा ऑप्टिमम स्टेज पर हमको ले जाता है प्रैक्टिस। कुछ लोग आईएएस बनते हैं, कुछ लोग आईएएस से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर क्या होता है, आईएएस की नौकरी छोड़ देते। केजरीवाल जी को देखिए, उनको लग रहा था कि मैं एक डीएम बन करके मेरे ऑप्टिमम नहीं है, मेरे अंदर स्किल और अधिक है, मुख्यमंत्री दिल्ली के बन जाते हैं। तो ऑप्टिमम याद रखना, किसी व्यक्ति का एक ऑप्टिमम नहीं होता है। ठीक है, तो हम अनुकूलतम दिशा की तरफ प्रारंभ में चलते हैं, फिर ऑप्टिमम पे पहुंच जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, ऑप्टिमम से दूर हटने लगते हैं। तो मुझे ऐसा टोटल प्रोडक्शन में ट्रेंड दिखाई पड़ा और इसी को हमने औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के माध्यम से अभी आपको डिफाइन भी किए। चलिए अब आते हैं आपके इसको ग्राफिकल, चलिए रिप्रेजेंटेशन कर।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोटल प्रोडक्शन का, एवरेज प्रोडक्शन का और मार्जिनल प्रोडक्शन का। मैंने इनको समझाया अभी क्यों होता है, ये क्यों का रीजन दे रहा था। अब देखिए, मैंने आधार अक्ष OX पर मैंने नंबर ऑफ लेबर को लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास परिवर्तनशील साधन श्रम है, तथा लंब अक्ष पर मैंने कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन को मैंने लिया। वाई एक्सिस पर मैंने तीन चीजें ली है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन, तथा लंब आधार अक्ष पर मैंने नंबर ऑफ लेबर्स को लिया। जब मैंने नंबर ऑफ लेबर्स को लिया तो मुझे कुछ इस प्रकार का टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हुआ अपने उद्योग में, जो मैंने इसके पूर्व दिखाया था आपको कि प्रारंभ में देखिए तेजी से उत्पादन बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ढाल देखिए, आधार अक्ष की तरफ झुका हुआ ढाल आपको दिख रहा होगा, आधार अक्ष की तरफ। लेकिन एक पॉइंट के बाद देखिएगा ये कर्व ऊपर से ऐसे ले रहा है, मतलब आधार अक्ष की तरफ ये क्या होता, खाली हो जा रहा है। तो यदि प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, गोइंग ऑन मैक्सिमा अधिकतम होने के बाद कुल उत्पादन कम होने लगता है। ये तीन ट्रेंड्स मुझे इसमें दिखाई पड़े कि प्रारंभ में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर स्थिर दर से, यहाँ पर आप देखिए ये स्थिर अवस्था को दिखा रहा है, और फिर बढ़ती दर से बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ती दर से बढ़ता, गोइंग ऑन मैक्सिमा अधिकतम होने के बाद ये गिरने लगता। ये टोटल प्रोडक्शन में मुझे ट्रेंड्स मिला, प्रवृत्ति मिली। मैंने जब इसके आधार पर सीमांत उत्पादन को ड्रा किया, मार्जिनल प्रोडक्शन को, तो मार्जिनल प्रोडक्शन प्रारंभ में बढ़ता गया, गोइंग ऑन मैक्सिमा अधिकतम होने के बाद यह सीमांत उत्पादन कम होने लगा। आपने पूर्व के टेबल में भी देखा होगा कि प्रारंभ में जैसे जैसे कुल उत्पादन बढ़ता गया वैसे वैसे सीमांत उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन जहां से कुल उत्पादन, ये रेड पॉइंट में दिखा रहा हूं, यहां से ढाल चेंज हो रही है, तो वहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है, ये देखिए आपका, और सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है और परिणाम स्वरूप सीमांत उत्पादन गिरने लगता है। जहां पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है वहां पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। और जब मैं औसत उत्पादन की बात करता हूं, एवरेज प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो औसत उत्पादन प्रारंभ में मुझे बढ़ता प्राप्त होता है, गोइंग ऑन मैक्सिमा होने के बाद, यहाँ पर देखिए मैक्सिमा है, गोइंग ऑन मैक्सिमा के होने के बाद ये घटता है, लेकिन सीमांत उत्पादन की अपेक्षा औसत उत्पादन उतनी तेजी से नहीं घटता जितनी तेजी से सीमांत उत्पादन घटता है। नेक्स्ट, अब मैंने देखा कि जब आपका सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता, मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हो जाता है, तो कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। नोटेबल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया कि जब अल्पकालीन उत्पादन नियम के अंतर्गत जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा, आप बोल देना कुल उत्पादन अधिकतम होगा। ओके, अब देखिए जहां पर सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से एक लाइन आप ड्रा कर लो। मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब आपके पास तीन सेक्शन मिल गए। पहला सेक्शन मुझे कुछ ये सेक्शन मिला, ये इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट स्टेज। ये दो ब्लू लाइन के बीच में दैट इज सेकेंड स्टेज, और ये ब्लू लाइन से इधर के पार्ट को हमने नाम दिया थर्ड स्टेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे फर्स्ट स्टेज एग्जाम में आपको डिफाइन करना होगा, अगर कहीं मेंस लिखना होगा, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या प्रवृत्तियां मिलती हैं, एक उत्पादक किस स्टेज में संतुलन में होता है, या सीमांत उत्पादन किस स्टेज में संतुलन में होता है, तो आपको स्टेज वाइज क्लासिफिकेशन करना होगा। चलो फर्स्ट स्टेज के चलिए क्लासिफिकेशन देखें, सेकेंड स्टेज में क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, और थर्ड स्टेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्रथम स्टेज में जब मैंने नंबर ऑफ लेबर OL1 बढ़ाया, इतना नंबर ऑफ लेबर बढ़ाया, इतना नंबर ऑफ लेबर लगाया, तो आप देख रहे हो कि कुल उत्पादन बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि कुल उत्पादन, ये रेड लाइन से आप देख सकते हो कुल उत्पादन बढ़ रहा है। साथ ही साथ आप ये रेड लाइन दो और से देख सकते हो कि आपका औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है तथा सीमांत उत्पादन भी
बढ़ रहा है। रिजल्ट क्या मिले कि पहले स्टेज में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है तथा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तीनों बढ़ रहे हैं, बट रिलेशनशिप आपको पूछा जाता है एपी और एमपी में। एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं, बट एपी की अपेक्षा मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है। आप देखो ये येलो कलर की लाइन, आप थोड़ा ब्राउन देखोगे, देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन में बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है। किसकी अपेक्षा? मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है किसकी अपेक्षा? आपका आपका औसत उत्पादन की अपेक्षा मार्जिनल उत्पादन ज्यादा बढ़ता है फर्स्ट स्टेज में, ये आप याद रखना। ठीक है, पहले स्टेज में आप देख सकते हो कुल उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, देखिए कुल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन औसत उत्पादन, ये जो आपके ब्लैक लाइन है जिसके ऊपर मैंने रेड किया है, औसत उत्पादन की अपेक्षा सीमांत उत्पादन OL1 लेबर पर तेजी से बढ़ता है। जब मैंने श्रम की मात्रा बढ़ा करके OL2 कर दिया, देखिए श्रम की मात्रा बढ़ाया मैंने, तो अब देखिए कि सीमांत उत्पादन मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और औसत उत्पादन अभी भी बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है तथा कुल उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो जब मैंने OL2 लेबर बढ़ाया तो देखिए टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम पे पहुंच गया तथा एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करता चला गया। आप देखिए टोटल प्रोडक्शन, ये येलो लाइन है, आपको दिख रहा होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट गोइंग ऑन मैक्सिमा, और एवरेज प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है। तो एवरेज प्रोडक्शन की ढाल क्या है? धनात्मक है, जबकि सीमांत उत्पादन अपने अधिकतम स्टेज पर पहुंच जाता है। ठीक है, जब हम आगे की बात करते हैं तो पहले स्टेज पर ही सीमांत उत्पादन कम होने लगता है, लेकिन औसत उत्पादन अभी भी बढ़ता रहता है। औसत उत्पादन अभी भी बढ़ता रहता है और फर्स्ट स्टेज पर यहां पर औसत उत्पादन के मैक्सिमा पे, एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमा पे सीमांत उत्पादन ऊपर से कट करता है। एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमा पे, अधिकतम बिंदु पर सीमांत उत्पादन ऊपर से कट करता है। तो प्रथम स्टेज में आपको रिपोर्ट हो गया कि प्रथम स्टेज पर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन तथा एवरेज प्रोडक्शन तीनों बढ़ते हैं, लेकिन सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है तथा औसत उत्पादन अधिकतम की ओर बढ़ता रहता है तथा सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, ये काली रेखा के देखिए ऊपर से कट करता है। ये प्रथम स्टेज का डिफाइन है। सेकेंड स्टेज, अब देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज डिफाइन। सेकेंड स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है, इंक्रीज तो करता है, बट डिक्लाइंग रेट से, घटती दर से। टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है यहाँ पर, टोटल प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन इसी अवस्था में सेकेंड स्टेज पे ही मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ये आप रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, औसत उत्पादन गिरता है, औसत उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति जारी रहती है, लेकिन सीमांत उत्पादन भी गिरता है और औसत उत्पादन की अपेक्षा इस स्टेज में सीमांत उत्पादन तेजी से डिक्लाइन करता है, औसत उत्पादन की अपेक्षा डिक्लाइन करता है। औसत उत्पादन तेजी से डिक्लाइन करता है, और तो ये आपका सेकेंड स्टेज का डिफाइन हो गया कि सेकेंड स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है और अधिकतम हो जाता है तथा औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन घटने लगते हैं तथा सीमांत उत्पादन इस अवस्था में शून्य पर पहुंच जाता है और औसत उत्पादन अभी भी धनात्मक बना रहता है और सीमांत उत्पादन तेजी से गिरता जाता है। अब हम डिफाइन करते हैं थर्ड स्टेज की। तो जब थर्ड स्टेज को हम डिफाइन करेंगे तो थर्ड स्टेज में कुल उत्पादन कम होने लगता है, आप यहां से देख सकते हो कुल उत्पादन गिरता है, लेकिन आपका औसत उत्पादन भी गिरता है, साथ ही साथ आपका सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है,
अब आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, एक उत्पादक किस स्टेज में इक्विलिब्रियम में रहेगा? आप याद रखना, सेकेंड स्टेज आंसर देखिए। वो कौन सा स्टेज है जहां पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है? फर्स्ट स्टेज पे औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन तथा मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों अधिकतम हो जाते हैं। पहले मार्जिनल प्रोडक्शन अधिकतम होता है, फिर बाद में औसत उत्पादन अधिकतम होता है। तो प्रथम स्टेज में केवल ये होता है कि आप तीनों बढ़ती हैं, लेकिन तीनों में औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों मैक्सिमम की अवस्था प्रथम स्टेज पे ही प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है तथा कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है तथा कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, और इसी अवस्था में एक उत्पादक को उस संतुलन में होना चाहिए। ये हमको इस स्टेज डिफाइन कर रही है। थर्ड स्टेज वो है जिसमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों गिरते हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन आपके गिरते तो हैं बट पॉजिटिव होते हैं, तथा मार्जिनल प्रोडक्शन आपका निगेटिव हो जाता है। ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। हो सकता है आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन एक दो बार, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एक उत्पादक किस अवस्था में संतुलन में होता है, आपके लेवल में शायद यही पूछा जाएगा, ठीक है। या फर्स्ट स्टेज में किस अवस्था में औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाते हैं? प्रथम अवस्था में। औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन किस अवस्था में बराबर होते हैं? आप देखो, प्रथम अवस्था में। किस अवस्था में सीमांत उत्पादन शून्य होता है? द्वितीय अवस्था में। किस उत्पादन में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है? तृतीय अवस्था में। आपकी यही 4 क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आज हमने आपको लेक्चर्स में 2 चीजें बताई, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा आपका कुल उत्पादन में क्या संबंध पाया जाता है, और इन संबंधों से एक नियम निकल करके आया जिससे परिवर्तनशील अनुपात का नियम की संज्ञा दी गई, जो आपको हमने आज डिफाइन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो अप्लाइड लाइफ में हमारे पास बहुत अधिक लागू हो रहा था। तो ये टॉपिक आज अब हम समाप्त करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ।